नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि उनको दुर्बल या फिर प्रबल बनाते हैं। अच्छा जी, इस श्रेणी में यदि सबसे पहले बात की जाए तो इस श्रेणी में सबसे पहले बात आएगी अंतर आयनिक आकर्षण बल के बारे में। तो आपने सुना होगा कि सर मैंने अंतर आणविक आकर्षण बल तो सुना हुआ है, लेकिन अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या होता है? अंतर आयनिक का सीधा सीधा मतलब ये है आयनों के अंदर जो आकर्षण बल है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। अच्छा जी, यदि सबसे पहले बात की जाए तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कौन सी है? आयन आयन आकर्षण बल, ठीक है जी। और दूसरा ध्यान रखना है आपको आयन विलायक आकर्षण बल या फिर आकर्षण ऊर्जा। पहली चीज़ को ध्यान रखनी है आयन आयन आकर्षण ऊर्जा, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा, यानी कि आयन आयन के बीच में आकर्षण ऊर्जा और आयन और विलायक के बीच में आकर्षण ऊर्जा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे आयन आयन आकर्षण ऊर्जा को यदि मैं ए से डिनोट करूँ, ठीक है जी, आयन विलायक को यदि मैं बी से डिनोट करूँ, तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि A का मान यदि B से ज़्यादा है, क्या बोला मैंने? यदि A का मान B से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे? वहाँ पे क्या होगा? विद्युत अपघट्य वियोजित नहीं हो पाता है। यानी कि यदि A का मान B से ज़्यादा होता है तो विद्युत अपघट्य वियोजित नहीं होता है, यानी कि वियोजित नहीं होगा, वियोजित नहीं होता। अच्छा जी, अब विद्युत अपघट्य यदि वियोजित ही नहीं हो रहा है तो वो कौन सा विद्युत अपघट्य कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। तो पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, और दुर्बल कौन से हैं? जो वियोजित नहीं हो पाते हैं। और जो वियोजित नहीं हो पा रहा है वो कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि मुझे प्रबल विद्युत अपघट्य चाहिए, यदि मुझे प्रबल विद्युत अपघट्य चाहिए तो वहाँ पे अंतर आयनिक आकर्षण बल की बात की जाए तो जो A का मान है वो क्या होना चाहिए भाई मेरे? B से कम होना चाहिए। अब A और B के क्या मतलब है? यहाँ पे A का मतलब हो गया आयन आयन आकर्षण ऊर्जा और B का क्या मतलब हो गया? आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा। अब इसको यदि हम सार में देखना चाहें तो देख सकते हैं आयन आयन आकर्षण ऊर्जा का मान, आयन आयन आकर्षण ऊर्जा की मात्रा क्या माना था हमने? यहाँ पे A माना था, ठीक है जी। आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा की मात्रा से अधिक हो। अच्छा, आयन विलायक को हमने क्या माना है? B माना है। तो हमने देख लिया यहाँ पे A ग्रेटर देन क्या है? B है, ठीक है जी। तो विद्युत अपघट्य वियोजित नहीं हो पाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या लिखा है? विद्युत अपघट्य वियोजित नहीं हो पा रहा है। और जब ये वियोजित ही नहीं हो रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा भाई मेरे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सी श्रेणी में आ जाएगा ये? दुर्बल विद्युत अपघट्य ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे कि यदि B का मान A से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? तो इसका मतलब वहाँ पे वियोजन संभव है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा? वियोजित होने लग जाएगा और उसको हम क्या बोल देंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य बोल देंगे। तो देखिए, अतः किसी अपघट्य के वियोजित होने के लिए आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा का मान आयन आयन ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए, यानी कि आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा का मान आयन आयन से अधिक होना चाहिए, यानी कि B ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? A। तो B ग्रेटर देन A है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? प्रबल विद्युत अपघट्य यहाँ पे बनेगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। यदि A का मान B से ज़्यादा है, यानी कि आयन आयन आकर्षण ऊर्जा का मान आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य प्राप्त होगा। और यदि आयन विलायक आकर्षण ऊर्जा का मान आयन आयन आकर्षण ऊर्जा से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? प्रबल विद्युत अपघट्य मिलेगा, क्योंकि वो अब क्या हो रहा है? वहाँ पे पूर्णतः वियोजित हो रहा है। पक्की बात है, ठीक है जी। बढ़े आगे। तो ये था क्या? अंतर आयनिक आकर्षण बल। अच्छा जी, अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे, तो सर अंतर आयनिक आकर्षण बल की बात करें तो चालकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल ये तो बात देख ही ली। अगली बात देखते हैं यहाँ पे आयनों का विलायक योजन। क्या बात देख रहे हैं हम यहाँ पे? आयनों का विलायक योजन। अच्छा जी, आयनों का विलायक योजन के बारे में भी यदि बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको फिर से ध्यान रखनी है। पहली बात तो आयन, और दूसरी बात याद रखेंगे हम यहाँ पे विलायक के अणु। किसके अणु? विलायक के अणु, ठीक है जी। एक तो आयन और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे क्या?
विलायक के अणु, अच्छा इनके बीच में भी क्या होगा, एक आकर्षण बल होगा। क्या होगा इनके बीच में, एक आकर्षण बल होगा, लेकिन हम उसको एक दूसरे नाम से देखेंगे यहाँ पे, आयन विलायक अंतःक्रिया। क्या बोलेंगे आज के बाद हम उसको, आयन विलायक अंतःक्रिया उसको बोला जाएगा। तो देखिएगा, आयनों का विलायक योजन आयन एवं विलायक अणु के आकर्षण बल पर निर्भर कर रहा है। अब उस आकर्षण बल को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आयन विलायक अंतःक्रिया बोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, आयन विलायक अंतःक्रिया क्या होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि आयन और विलायक के अणुओं के बीच में जो बल होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, आयन विलायक अंतःक्रिया बोला जाता है। ठीक है जी। अब ये किस तरह से प्रभावित करता है, देखिएगा, यदि आकर्षण बल प्रबल हो, क्या बोला, यदि आकर्षण बल प्रबल है, क्या बोला मैंने, यदि आकर्षण बल प्रबल है तो आयन विलायक योजित हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे, यदि आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, तो वहाँ पे वो क्या होगा, विलायक योजित होगा। अच्छा जी, अब विलायक योजित होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आयन है ना, यानी कि जो आयन है उसके ऊपर क्या होगा, विलायक के अणुओं की एक परत जमा हो जाएगी। क्या बोला मैंने, आयन के ऊपर जो विलायक के अणु हैं उनकी क्या हो जाएगी, परत जमा हो जाएगी। मान लीजिए कि आयन मेरे पास में कुछ इस तरह से है, आयन को मैं P से यहाँ पे A से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आयन है। अब इनके ऊपर क्या होगी, यहाँ पे विलायक की परत जमा हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि विलायक की परत यहाँ पे जमा हो गई तो इसका मतलब जो आयन है उसका जो आकार है, यानी कि जो आयन का आकार है वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया, यानी कि आयन का आकार यहाँ पे बढ़ गया है। अब आपको पता है, यदि आयन का आकार बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आयन का आकार यदि बढ़ रहा है तो उसकी गति क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि आयन अब ज़्यादा बड़ा हो गया। जब छोटा था तब तो उसकी गति ज़्यादा थी, लेकिन जब इसका आकार बढ़ चुका है तो यहाँ पे इसकी गति कम हो जाएगी। और गति कम होती है तो आपको पता है कि चालकता भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, घट जाएगी। यानी कि गति कम हो गई तो यहाँ पे चालकता भी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो आप फिर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यदि आकर्षण बल प्रबल हो तो आयन विलायक योजित हो जाता है, जिसमें आयन पर विलायक अणु की परतें जमा हो जाती है, जिससे इसका आकार क्या हो जाता है भाई मेरे, बढ़ जाता है। जब आकार बढ़ गया तो वहाँ पे गति कम होगी, और जब गति कम हो गई तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, चालकता इनकी कम हो जाएगी, चालकता घट जाएगी। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इस डायग्राम से आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि आकार बढ़ गया है तो यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, गति जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब गति कम हो रही है तो जो चालकता है, यानी कि जो चालकता है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसी तरीके से दोनों चीज़ों को आपको समझना है। पहली चीज़ हमने क्या देखी थी यहाँ पे, आयन आकर्षण ऊर्जा के बारे में, और दूसरी बात हमने क्या देख ली यहाँ पे, आयनों के विलायक योजन के बारे में। ठीक है जी। अब इस श्रेणी में जो अगला फैक्टर, यानी कि अगला जो कारक आता है वो क्या आएगा, विलायक की विस्कासिता। अब विलायक की विस्कासिता क्या होती है, अब तक तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आयन और विलायक के अणुओं के बारे में, अब यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे हम किसके बीच में, विलायक के अणुओं के बीच में यहाँ पे बात होगी। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ तो सर विस्कासिता क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यदि विस्कासिता की बात की जाए, किसी विलायक की विस्कासिता की बात की जाए तो उसके अणुओं के मध्य, यानी कि विलायक के अणुओं के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उस पर यह निर्भर करता है। क्या बोला मैंने, जो विलायक के अणु होते हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उस पर यह निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक की विस्कासिता विलायक अणु, क्या बोला मैंने, विलायक अणु की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि विस्कासिता किस पे डिपेंड करेगी, विलायक अणु की अंतःक्रिया पर यह निर्भर करेगी। अच्छा जी, यानी कि अंतःक्रिया क्या है, अब आप देखेंगे अंतःक्रिया हमने क्या देखा था, तो आप देखेंगे सर ये आकर्षण बल ही था। ठीक है जी, यानी कि आकर्षण बल या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। यदि ज़्यादा है, क्या बोला मैंने, यदि आकर्षण बल ज़्यादा है तो वहाँ पे विस्कासिता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि यदि आकर्षण बल ज़्यादा है तो विस्कासिता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब विस्कासिता ज़्यादा है तो भाई मेरे वहाँ पे चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि आकर्षण बल क्या है, अधिक है, यानी कि आकर्षण बल की बात करें तो वो क्या है,
अधिक है, तो इससे क्या हो रहा है भाई मेरे, विस्कासिता क्या हो रही है, अधिक हो रही है। यानी कि विस्कासिता की बात करें, विस्कासिता वो भी ज़्यादा हो रही है, और विस्कासिता ज़्यादा है तो वहाँ पे चालकता क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि चालकता वहाँ पे घट रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी यहाँ पे जो ये कहानी लिखी हुई है, इतनी बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, हम उनको 3 शब्दों से समझ सकते हैं कि आकर्षण बल बढ़ेगा तो वहाँ पे विस्कासिता भी बढ़ेगी, और जब विस्कासिता बढ़ेगी तो वहाँ पे चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्या थी, आयन आकर्षण ऊर्जा के बारे में, ठीक है जी। दूसरी बात क्या थी वहाँ पे, आयन के विलायक वजन के बारे में। तीसरी बात क्या है, विलायक की विस्कासिता। अगली बात हम करते हैं यहाँ पे सांद्रता की। अगली बात किसी करेंगे, सांद्रता की, यानी कि विलायक की, क्या बोला मैंने यहाँ पे, विलायक लिख लीजिए, विलायक की सांद्रता। विलायक की सांद्रता का मतलब क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। तो ध्यान रखना, यदि सांद्रता यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि कोई सा भी विलायक कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसकी सांद्रता यदि ज़्यादा है तो उसकी चालकता कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर चालकता ज़्यादा करने के लिए जो विलायक है वो क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। जब भी तो हमने सबसे पहले दिन जब बात की थी, पहले और दूसरे दिन, तो यही बात की थी कि तनुकरण करने के साथ साथ चालकता प्रभावित होती है, यानी कि चालकता वहाँ पर बढ़ जाती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि तनुकरण करने के साथ में जो विलायक योजन होता है, यानी कि वियोजित होते हैं अणु, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सांद्रता यदि ज़्यादा है तो चालकता कम हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये चालकता लिखा हुआ है, ठीक है जी, चालकता कम हो जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, देखो ये लिखा हुआ है तनुता बढ़ने के साथ साथ में वियोजन की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बातें वही है, सिर्फ लिंक करने का खेल है। ठीक है जी। बढ़े आगे। अगली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे ताप के प्रभाव के बारे में। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, ताप यदि बढ़ाते हैं तो औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने पर जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी भाई मेरे, यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि जो विद्युत अपघट्य के वियोजन है उसकी मात्रा भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 5 फैक्टर यानी कि 5 कारक हैं जो कि चालकता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको सबको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्या थी हमारी यहाँ पे, पहली चीज़ थी अंतर आयनिक आकर्षण बल। दूसरा क्या था, आयनों का विलायक योजन। तीसरी बात कौन सी थी यहाँ पे, विलायक की विस्कासिता। चौथी बात सांद्रता, और 5वीं बात क्या, ताप का प्रभाव। ठीक है जी। तो ये सब था किसके बारे में, जो कारक यहाँ पे चालकता को प्रभावित करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।